नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान संपन्न होने के साथ ही यूपी की 8 सीटों पर वोट प्रतिशत का खाका भी सामने आ गया, जिसके बाद 60.59% मतदान का यह आंकड़ा 2019 के मुकाबले 5.9% कम दर्ज किया गया। राज्य की अलग अलग सीटों पर मतदान के प्रतिशत में होने वाले बड़े उतार चढ़ाव को लेकर राजनीतिक पंडितों से लेकर सियासी दल और चुनाव आयोग से लेकर सरकार सभी के लिए ये आंकड़े अलार्मिंग है। मगर इसके साथ ही सवाल ये भी है कि मतदान में आने वाला यह अंतर आखिर किसके लिए खतरे की घंटी है। मतदान के प्रति जनता के रुझान में कमी की जिम्मेदारी आखिर किसकी। तो आज यूपी की 8 सीटों पर हुए मतदान और वोट प्रतिशत की खाई पर हम करेंगे बातचीत, लेकिन इससे पहले दिखा दें एक रिपोर्ट। तो उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर हुए मतदान में सहारनपुर अव्वल रहा, तो सबसे कम रामपुर में हुई वोटिंग, जबकि समूचे यूपी में पहले। उत्तर प्रदेश में पहले चरण में 60.59% वोट पड़े। ऐसे में राजनीतिक पंडित पश्चिमी यूपी में चली सियासी फिजाओं के रुख को भांपने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार यूपी में सुस्त हुई वोटिंग की मिस्ट्री है क्या। 8 सीटों पर हुए मतदान में सबसे ज्यादा वोट की चोट सहारनपुर की जनता ने की। यहाँ पर कुल 66.65% मतदान हुआ, जबकि रामपुर सीट पर सबसे कम मतदाताओं ने ईवीएम मशीन के बटन का इस्तेमाल किया। यहाँ कुल 55.07% मतदान रहा। ऐसे में सवाल ये कि आखिरकार ये वोटिंग की दास्तान कहती क्या है। अगर 2024 के मुकाबले 2019 में पिछली बार के आंकड़े देखें तो साल 2019 के मुकाबले इस बार 5.9% कम वोट पड़े, जबकि सहारनपुर में 2019 में पड़े थे 70.83% वोट। कैराना में साल 2019 में 67.44% वोट पड़े थे, जबकि साल 2024 में कैराना में पड़े 61.17% वोट। वहीं मुजफ्फरनगर में साल 2019 में 68.32% वोट पड़े थे, जबकि साल 2024 में मुजफ्फरनगर में 59.29% वोटिंग हुई थी। वहीं बिजनौर में साल 2019 में 66.15% हुई थी वोटिंग, जबकि इस बार यानी 2024 में बिजनौर में 58.21% मतदान हुआ। नगीना में 2019 में 63.64% वोटिंग हुई थी, जबकि साल 2024 में नगीना में 59.54% वोटिंग हुई। इतना ही नहीं, मुरादाबाद में साल 2019 में 65.45% मतदान हुआ था, मगर इस बार पिछली बार के मुकाबले 5% कम, यानी मुरादाबाद में 60.6% वोटिंग हुई। वहीं पीलीभीत में भी साल 2019 में 67.37% वोट, मगर इस बार करीब 7% कम, यानी 61.91% मतदान हुआ। लोकसभा चुनाव में कल 102 सीटों में 8 सीटें उत्तर प्रदेश की भी थी। सबसे कम चुनाव हुआ रामपुर में और सबसे अधिक चुनाव हुआ है सहारनपुर में। सहारनपुर लगभग 66% वोट पड़ा, रामपुर में लगभग 56% वोट पड़ा है। ये कहीं न कहीं दिखा रहा है कि वोटरों में वो उत्साह नहीं है जो उत्साह 2019 में था। अब ये किसके पक्ष में गया है? सपा के पक्ष में गया है, भाजपा के पक्ष में गया है, या कह सकते हैं कि इंडिया के पक्ष में गया है। ये तो परिणाम 4 तारीख को ही मालूम चलेगा। लेकिन कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि वोटरों में जो रुझान है वो कम है। चुनाव आयोग को, नेताओं को, सेलिब्रिटीज़ को, लोगों को जगाना चाहिए कि लोग बड़ी संख्या में बाहर निकल करके वोट करें। अगर हम राज्यों की बात कर ले तो यूपी सबसे बड़ा स्टेट है, जिसमें 7 फेज में इलेक्शन होने हैं। 7 चरण में पहला चरण वहाँ समाप्त हुआ 8 सीटों पे। वहाँ पे सहारनपुर में बम्पर वोटिंग देखने को मिली। पहले बड़े बड़े जो चुनावी पंडित थे और ऐसा कहा जाता था कि अगर बम्पर वोटिंग हो रही है तो वो सत्ता पक्ष के विरोध में हो रही है,
लेकिन जब से बीजेपी 2014 से आई या यूपी या बाकी के राज्यों में, तब से इस मिथ को भी ख़त्म हो गया। वहीं अगर सहारनपुर की बात कर ले तो वहाँ पे तो बीजेपी का शासन है यूपी में, वहाँ पे भी अगर बम्पर वोटिंग हुई है तो बीजेपी के खिलाफ हुई है। लेकिन मैंने बार बार कहा कि बीजेपी शासित प्रदेशों में ऐसा बहुत ही कम आंकड़े देखने को मिले हैं। उसका उदाहरण गुजरात है। गुजरात में जो पहले की सरकार थी वहाँ पे इन्होंने 99 सीटें लाए थे, और जो वोटिंग हुई थी, अगर हम देखें 2023 में गुजरात में जो इलेक्शन हुआ था उसमें लैंडस्लाइड विक्ट्री बीजेपी को दिया। तो इसके जो सहारनपुर के जो वोटिंग हुई है उसके मायने ये कतई नहीं निकल के आ रहा है मेरे अकॉर्डिंग कि ये लोगों का गुस्सा बीजेपी के नेतृत्व पे फूटा है। ऐसे में सवाल ये कि कम वोटिंग किसके लिए खतरे की घंटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। तो जिस तरह से लोकसभा के पहले चरण के मतदान के बाद मतदान के प्रतिशत में भी भारी अंतर देखा जा रहा है, आज उसी पर हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ चंद्रभूषण सिंह जी, नेता बीजेपी से जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका। इसके अलावा हमारे साथ दारा सिंह जी, नेता सपा, जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और जयकरण वर्मा जी, कांग्रेस नेता, हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहला सवाल चंद्रभूषण जी आपसे ही, पहले चरण का मतदान संपन्न हो चुका है और उत्तर प्रदेश की 8 सीटों को लेकर जिस तरह से वोटिंग का प्रतिशत निकलकर सामने आया, अलग अलग राज्यों में, कुछ राज्यों को छोड़कर कई राज्यों में वोटिंग का प्रतिशत हालांकि गिरावट ये दर्ज की गई है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस तरह से ये गिरावट दर्ज की गई है, क्या लगता है आपको, किस तरह से आप ये देखते हैं और सियासत के लिए कितना बड़ा खतरा है? देखिए, ये हमारे लिए कोई खतरा नहीं है। जिस प्रकार से हमारे सहयोगी रालोद और भारतीय जनता पार्टी मिलकर ये चुनाव लड़ रहे थे और जो हमारा कंसोलिडेट वोटर था उसने बहुत जटिल अपनी वोटिंग की है और उस वोट प्रतिशत में, हाँ, जो देखिए ज्यादा से ज्यादा वोट प्रतिशत जो आता है उससे विपक्षियों को और लोगों को बड़ा उत्साह होता है कि ये सत्ता के खिलाफ बढ़ चढ़कर वोट प्रतिशत बढ़ा है, लोग वोट डालने आए हैं। तो इसमें कोई परिवर्तन नजर नहीं आ रहा है। 8 की 8 सीटों में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीत रहे हैं और जहां पर भी एक दो, जैसे सहारनपुर और रामपुर का जो अंतर देखा जा रहा है वो भी हमारे लिए शुभ संकेत है। और ये भारतीय जनता पार्टी के 8 प्रत्याशी जो इस 8 सीटों पर लड़ रहे थे उनके लिए, हाँ, हो सकता है कि जीत का अंतर जो है 10-20 हजार या कुछ कम हो। जो पहले हम 3-3 लाख से जीते हैं, कहीं 2.5 लाख से जीते हैं, कहीं 1-1 लाख का अंतर रहा है हमारी जीत का, उसमें हो सकता है कुछ प्रतिशत, 1-2% कम हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का वोटर और कमल के फूल निशान पर वोट डालने वाला व्यक्ति जो नहीं, लेकिन चंद्रभूषण जी, ये आंकड़े तो 4 जून के बाद ही पता चलेंगे ना, कितने मतों से आपके प्रत्याशी जीत रहे हैं और उसके बाद किस तरह का अंतर है, उस पर आप बात कर सकते हैं। आज की अगर स्थिति देखी जाए और मतदाताओं का रुझान अगर वोटिंग के लिए कम हो रहा है तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी तो आपकी भी बनती है, सरकार की भी बनती है, फिर वो चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो और चाहे चुनाव आयोग हो। इस बात है, इस पे देखिए सब लोगों को जागरूकता फैलानी चाहिए और वोटरों को वोट डालने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। इसमें सभी पार्टियों का योगदान होना चाहिए, वो कोई भी गठबंधन हो या कोई भी पार्टी हो या जो भी लोग हो, ज्यादा से ज्यादा लोग मत का अपने प्रयोग करें और ये संवैधानिक अधिकार है सभी का। इसके लिए आने वाले दिनों में और लोगों को मेहनत करनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग सहूलियत के अनुसार आए और अपने मत का प्रयोग करें। नहीं, लेकिन चंद्रभूषण जी, जब तक नतीजे बिल्कुल सामने नहीं आते हैं तब तक उदासीनता का मतलब कहीं ना कहीं नाराजगी और हताशा भी हो सकती है। नहीं, देखिए, उदासीनता, ये किसी को परिवर्तन की उदासीनता किसी भी वोटर के मन में होगी तो वो अपना वोट डालकर अपनी उदासीनता क्यों दिखाएगा? वो परिवर्तन लाएगा, वो परिवर्तन के लिए बम्पर वोटिंग करेगा। अच्छा। जाइए बंगाल में देखिए कितना अच्छा परसेंटेज हुआ, क्योंकि वहां परिवर्तन लाने की ओर। हाँ, अरे ये तो दावे आप तब करते नजर आ रहे हैं जब आपको लग रहा है कि आपके प्रत्याशियों के लिए बम्पर वोट पड़ा है। ये नतीजे तो 4 जून को ही निकल कर सामने आएंगे ना, जब आंकड़े सामने आएंगे। दारा सिंह जी, क्या कहना है आपका? दारा सिंह जी, हाँ जी।
ये शुरू हो जाते हैं तो बंद नहीं होते हैं। तो सबसे पहले मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि कल के मैं कुछ वीडियो देख रहा था, जहाँ जहाँ सबसे ज्यादा वोटर संख्या थी वहां पर इनके एसएसपी द्वारा वोटर आईडी चेक की जा रही थी। ये काम निर्वाचन आयोग के जो अधिकारी अंदर बैठे होते हैं, पीठासीन अधिकारी का काम है। वहां पर पुलिस प्रशासन का काम होता है, हिंसा ना हो, दंगा ना हो, लड़ाई ना हो, झगड़ा ना हो। वहां पर बाहर ही आईडी चेक की गई। जो वोट जहां जहां कम पड़ने के, जो समाजवादी पार्टी को या इंडिया गठबंधन को जहां जहां वोट ज्यादा मिलना था, वहां वहां ये लोग डर के मारे सत्ता न जाए इसलिए लोगों को बाहर ही खड़ा रखा। खड़ी दोपहरी में लोग वोट डालने के लिए वहां पे खड़े थे। कई जगह महिलाओं को हड़काते हुए वीडियो आए। तो भाजपा जो है, भारतीय जनता पार्टी, ये पूरी तरह से डरी हुई है। और आप देख लीजिए इनके कई प्रत्याशी, मैंने पहले भी आपकी डिबेट में बोला था कि इनके प्रत्याशी डरे हुए हैं, क्योंकि 10 साल से इन्होंने कोई काम तो किया नहीं जनता को लेकर, ना किसी अधिकारी की सुने हैं। क्या किया जो इनसे मांग भी किया, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो या युवा हो। नहीं, लेकिन दारा सिंह जी, इस पर मैं जवाब तो ले लूंगी, लेकिन वोट प्रतिशत में कमी को अक्सर राजनीतिक पंडित जो होते हैं वो ये देखते हैं कि कोई बदलाव होने नहीं जा रहा है। बदलाव क्या, देखिए भारतीय जनता पार्टी जितना पैसा था, जितना इधर उधर से चंदा इकट्ठा किया, वो अपने प्रचार में लगा दिया। तो अब ये कहाँ से ये प्रचार करते ही निर्वाचन आयोग को देते पैसा कि लो भाई आप वोटरों को मतलब उत्साहित करो कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में जाके वोट डाले। तो ये अच्छा, तो आपका मतलब है चुनाव आयोग ने प्रचार प्रसार नहीं किया। चंद्रभूषण जी जवाब दीजिएगा इस पर। देखिए, ये समाजवादी पार्टी, मैं सुबह से ही देख रहा था, ये समाजवादी पार्टी आरोप प्रत्यारोप और आने वाले दिनों में ईवीएम का रोना। तो आप चंद्रभूषण जी ये भी तो बताइए, आरोप और कौन लगाएगा? पहले वाला तो तुमसे आरोप लगाएगा नहीं। बोलिए, पहले भी एक मजदूर तो आरोप लगाएगा नहीं, लगाएगा विपक्ष तुम्हारे ऊपर। पहले चुप कराइए आप। आपके पास तो किसी सवाल का जवाब होता नहीं है, जनरेटर शुरू हो जाते हैं। ठीक है दारा सिंह जी, सुन लीजिए, उसके बाद जवाब दीजिएगा जी। केवल आपने इनसे पूछा कि आप प्रचार प्रचार ये कह सकते थे कि हमको भी अपने समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन का कोई भी इस तरह का संदेश या मैसेज नहीं दिखता है। हाँ, पैसा तो है नहीं। अब कहेंगे मेरे पास पैसा भी नहीं है, प्रचार प्रसार क्या करें? उसके बाद इलेक्शन कमीशन को पैसा, अरे इलेक्शन कमीशन कोई समाजवादी पार्टी से पैसा लेकर या भाजपा से पैसा लेकर प्रचार प्रसार नहीं करती है, ठीक है? सरकारी संस्था का पैसा तो खाए बैठे हो, दबाए बैठे हैं आपके मंत्री और विधायक, कंपेन चलाती है। आप आरोप प्रत्यारोप करने से, ईवीएम का रोना रोने से चुनाव नहीं जीत जाते हैं, ठीक है? इसलिए बिना बेफालतू के किसी चीज का एलिगेशन लगाना, आरोप लगाना। 4 जून को पता चलेगा आपको भी, और ये देश का नौजवान। ठीक है, जयकरण वर्मा जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। जयकरण जी, क्या लगता है आपको, वोट प्रतिशत में जो अंतर है वो किसके लिए खतरे की घंटी साबित हो सकता है? ये किसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए? देखिए प्रियंका जी, वोट का प्रतिशत कम होना, मतदान कम होना, ये संविधान के लिए, लोकतंत्र के लिए और हमारे देश के लिए अच्छा नहीं है। जी बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छा हो सकता है, बीजेपी के जो प्रवक्ता बैठे हैं इनके लिए अच्छा हो सकता है, क्योंकि माननीय मोदी जी का मिशन ही है कि किसी तरीके से संविधान को बदलना और चुनाव को इस देश से खत्म कर देना और राजशाही बादशाही एक देश में कायम करना, ये इनकी मंशा है। इसलिए ये नहीं चाहते हैं कि इस देश में लोकतंत्र जिंदा रहे, संविधान जिंदा रहे, वोट के माध्यम से लोग मंत्री, सांसद, प्रधानमंत्री बने। ये सिर्फ अपने कठपुतली बना करके एक संघ की विचारधारा को आगे बढ़ाते हैं। जयकरण जी, अब वोट ना देने की अपील तो किसी ने की नहीं है, ना ही जनता के बीच जाकर ये कहते हैं कि आप वोट मत डालिए। प्रियंका जी सुनिए ना, प्रियंका जी, क्या एक पुलिस विभाग के द्वारा लोगों के परिचय पत्र को मांगकर दबाव बनाना, भीड़ को इतर बितर करना, लाइन में घुस करके तांडव मचवाना और एक भय व्यक्त करना, मुस्लिम बाहुल, दलित बाहुल, आदिवासी बाहुल क्षेत्रों में जहां पिछड़े लोग बसते हैं वहां पर पैदल मार्च, रोज मार्च, राइफलें दिखाना और वर्दीधारों के तो क्या आप कह रहे हैं कि ये एक वजह है कम मतदान होने की? मैं कहता हूं प्रियंका जी, मेरी बात सुनिए, मैं बार बार कहता हूं माननीय मोदी जी की सरकार इस देश में चुनाव आगे ले जाने की बहुत खिलाफ है, लोकतंत्र की हत्या करनी चाहती है, संविधान बदलना चाहता है। अरे ऐसा कब कहा गया जयकरण जी? चंद्रभूषण जी जवाब दीजिएगा, ऐसा कब कहा गया?
आप प्रियंका जी बात सुनिए, अगर जो सुनना हो तो सुन लीजिए, आप बीच में काट देते हैं मेरी बात। मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो कम वोट पड़ रहा है या ज्यादा वोट पड़ रहा है, ये मोदी जी के खतरे की घंटी है। और जो मतदाता जा रहे हैं मोदी जी के खिलाफ मतदान कर रहे हैं, इसलिए उनका दबाव है कि जितना कम वोट पड़ेगा उतना ज्यादा विपक्ष की तरफ वोट जाएगा। वो डर चुके हैं इंडिया गठबंधन से, इसलिए कि आने वाला 2024 इंडिया गठबंधन का है। मोदी जी का दान जाना तय हो गई है, उनकी बादशाहत खत्म होने वाली है। आज भी ये लोग एक परिवारवाद के गुलाम बने हुए हैं। वो एक परिवार जो इटली से लेकर इस देश पर शासन करता रहा। लेकिन चंद्रभूषण जी, यहाँ पर जयकरण जी कह रहे हैं कि दबाव बनाया गया, जितना कम वोट पड़ेगा विपक्ष के खाते में उतना कम वोट जाएगा। इस पर जवाब दीजिएगा। ये बैठ गए हैं, ये भाजपा के प्रवक्ता हैं, संघ के प्रवक्ता हैं, या किसके अंग्रेजों की बात करने यहाँ पर आए हैं, अंग्रेजों की दलाली करने आए हैं? चंद्रभूषण जी को बताना पड़ेगा। नहीं चंद्रभूषण जी, आपकी बेहूदी बातें, ये गैर इधर उधर की बातें हम सुनने आपकी नहीं आए हैं। चंद्रभूषण जी, चलिए ठीक है, आती हूँ मैं आपके पास। हमारे साथ नीरज राय जी, राजनीतिक विश्लेषक, जुड़ चुके हैं। आती हूँ मैं आपके पास। चंद्रभूषण जी, जयकरण जी 1 मिनट दीजिएगा। जयकरण जी 1 मिनट। जयकरण जी, अरे 1 मिनट रुक तो जाइए। जयकरण जी आपको मौका दूंगी मैं, आपको मौका दूंगी मैं। आवाज जरा डाउन कीजिएगा। नीरज राय जी, राजनीतिक विश्लेषक, भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज जी, स्वागत है आपका। उत्तर प्रदेश में हुए मतदान प्रतिशत की अगर बात यहाँ पर की जाए तो जिस तरह से गिरा हुआ मतदान नजर आया है, और 2 सीटों में खासतौर से इतना बड़ा अंतर, जहां एक तरफ सहारनपुर में बंपर वोटिंग रही है 60%, तो वहीं रामपुर में जिस तरह की वोटिंग निकलकर सामने आई है, उससे क्या कहना है आपका? उत्तर प्रदेश के ही क्षेत्र और 2 क्षेत्रों में इतना बड़ा अंतर। माफ कीजिएगा, सहारनपुर का डेटा जो है यहाँ पर 70% है, और इसके अलावा रामपुर में कम वोटिंग दर्ज की गई है। जी देखिए प्रियंका जी, चुनाव जो हो रहा है पूरे देश के लोकसभा का आम चुनाव है, तो सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं देखा जा रहा है, तो हर प्रदेश में वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है। अगर इसको देख के देखा जाता है, जब हमारे देश में कभी भी लोकतंत्र में वोट ज्यादा पड़ता है तो सरकारों को बदलना देखा जाता है, कम पड़ता है तो ये होता है कि वही सरकार रिपीट करेगी। लेकिन अगर इतिहास में जाया जाए तो यह भी देखा गया है कि पीछे के 12 चुनावों में 7 चुनाव भी ऐसे रहे हैं जो कि 3 बार कम वोटिंग परसेंटेज पे भी सरकार बदलती रही है, और 5 को देखा जाए तो 4 बार बदली है। अब वहां पर जो मुख्य बात यह है कि इस बार की जो वोटिंग परसेंटेज कम है, पीछे के सभी चुनावों से कहीं बहुत ही अलग है। इस चुनाव में एक आत्मविश्वास जो दिखाया गया है कि 400 पार, वह आत्मविश्वास ग्राउंड लेवल पे भी आ गया है कि हम 400 पार कर लेंगे। जिस उत्तर प्रदेश की आप बात कर रही हैं, इस 8 लोकसभा क्षेत्रों में 5 लोकसभा को पिछली बार भाजपा गंवा चुकी थी। आपने कहा सहारनपुर की, इस चीज को मानता हूं, सहारनपुर में वोटिंग बढ़ा है, लेकिन रामपुर में वोटिंग घटा है। उसका यह भी एक कारण हो सकता है कि विपक्ष के द्वारा जो प्रत्याशियों का हेरफेर भी किया गया है, और वहां पे खास वजह यह भी हो सकती है कि इनके आजम खां के संबंधित किसी को न देना, ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं खुन्नस भी है, और यह भी दर्शाता है, इसका हम केवल नुकसान इंडिया गठबंधन और समाजवादी की बात नहीं कर रहे हैं, यह भाजपा के लिए भी नुकसानदायक है। और ओवरऑल हम बात करना चाहेंगे तब उत्तर प्रदेश में आएंगे, जो 102 लोकसभा की सीटें पर चुनाव हुआ है। भारतीय जनता पार्टी 40 सीट पिछले चुनाव में केवल जीती थी जी, और देखा जाए तो 24 डीएमके जीती थी, 15 जीती थी कांग्रेस पार्टी, और 23 पे अन्य थे। यूपीए गठबंधन 45 और एनडीए गठबंधन जो था 41 पे जी। लेकिन अब यह दुविधा की स्थिति आ रही है कि अगर 102 में 80 सीट लगभग भारतीय जनता पार्टी जीतती या जीतेगी, तभी जाकर 400 का आंकड़ा पार होगा। मोदी जी ने कॉन्फिडेंस के साथ बोल दिया कि नहीं, हम 400 पार आएंगे। यह उदासीनता भारतीय जनता पार्टी के वोटरों में है। यहाँ पर विपक्ष की गणना इसलिए मैं नहीं करना चाहूंगा, यह चुनाव ही प्रियंका जी, विगत 2 साल से ही मैं सभी चैनलों पे जिस पे बैठता हूँ बोलता हूँ, यह चुनाव होगा, मोदी जी वर्सेस जनता होगा। क्योंकि मोदी जी हो या भारतीय जनता पार्टी के नेता हो, विपक्ष को एक सिरे से नकार चुके हैं, और जनता ने भी। तो नीरज राय जी, इसका मतलब है आप ये कह रहे हैं कि इलेक्शन में विपक्ष है ही नहीं, जनता वर्सेस मोदी का चुनाव है ये? देखिए, हमारा देश जो है प्रियंका जी, बहुदलीय परंपरा को लेके चलता है। तो यहाँ पर अगर हम वोटिंग भी करते हैं तो अगर भाजपा तो लड़ नहीं रही है, मोदी जी लड़ रहे हैं,
क्योंकि पंचायत का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव है, मोदी जी को देखो वोट दो और किसी से मतलब ही नहीं है, तो मोदी जी वर्सेस जनता होगा। क्यों होगा? 10 साल यह पार्टी सत्ता में रही है। हमारे देश में 4 लोग ही 10 साल और इससे ज्यादा प्रधानमंत्री रहे हैं। नहीं, लेकिन आपने तो विपक्ष की भूमिका को ही समाप्त कर दिया ना, जनता की तो आप बात कर रहे हैं। ठीक है, मैं आप ही के सवाल पे ही आ रहा हूँ, आप ही के सवाल का जवाब दे रहा हूँ, क्योंकि हमारे से कुछ डिफर आप पूछ रही हैं। मैंने बोला कि बहुदलीय परंपरा को लेकर चलता है, तो वोट देना ही सत्ता के अलावा अगर किसी को देती है तो किसी न किसी पार्टी को ही देंगी। और यह भी देखा जा रहा है कि विपक्ष है भी नहीं तो हमारे प्रधानमंत्री जी अपने काम के दम पर वोट मांगे, क्योंकि 2014 में मैं भी वोट दिया था, प्रधानमंत्री जी के नाम पे ही वोट दिया था। 6-7 प्रदेशों में घुमा हुआ भी हूँ। आखिरकार वजह क्या है कि काम के नाम पे वोट मांगने की बजाय सनातन पे खतरा दिखाकर, धर्म पे खतरा दिखाकर, जाति पे खतरा दिखाकर आप वोट मांग रहे हैं। 400 पार का आंकड़ा कहीं पूरा होता नजर नहीं आ रहा है। इस वजह से ऐसा न हो कि जो राहुल जी और अखिलेश जी के द्वारा जो बोली गई बातें हैं 150 वाली, उसी 150 से 200 के बीच में भारतीय जनता पार्टी आगे आने वालों भी चुनावों में जो होने वाला 26 को होना है 95 से 97 सीटों पे, तो ऐसे ही आंकड़ा निकल के आए। चंद्रभूषण जी जवाब दीजिएगा। देखिए, अभी भी विपक्ष ये समझ नहीं पा रहा है कि वो चुनाव लड़ ही नहीं रहा है। पहली बात, भारतीय जनता पार्टी और उसका कैडर चुनाव लड़ रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी और कमल का निशान हमारे चेहरा है। विपक्ष के पास कोई चेहरा नहीं है। हमारा बूथ स्तर तक, पन्ना प्रमुख तक हमारा संगठन काम कर रहा है और संगठन हमारा 24 घंटे 24/7 काम करता है। आप हमारी संरचना को समझने का प्रयास करिए, तब आप मानेंगे कि 4 जून को 400 पार का नारा क्यों दिया गया। आज विपक्ष के, मैं इस चुनाव में भी बहुत जगह विपक्ष के जो टेबल लगती है पर्ची काटने की, बनाने की टेबलें तक मौजूद नहीं। आपको बता दूं, बहुत से ऐसे पोलिंग स्टेशन थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और बूथ स्तर का कार्यकर्ता, पोलिंग एजेंट वहां पर मौजूद था, क्योंकि वो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहता है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और हमारा जो वहाँ पोलिंग एजेंट पर है, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट डालने का और जागरूकता। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी ने ऐसा नहीं है दूसरे लोगों, वोट आइए, सबसे पहले वोट डालिए, पहले मतदान कीजिए, फिर जलपान कीजिए। जो आपको समीकरण दिख रहा है, ये विपक्ष है। जो लाभार्थी हैं, लाभार्थी, आज मैं कई गांव घूमता रहता हूं, जाता रहता हूं, मैं देखता हूं, वो कहता है भाई साहब आपको आने की जरूरत नहीं है, मैं प्रधानमंत्री नहीं। तो चंद्रभूषण जी, जिस तरह से आप बीजेपी के कार्यकर्ताओं की बात कर रहे हैं, तो आपका क्या कहना है कि सहारनपुर में आपके कार्यकर्ता एक्टिव थे और रामपुर में नहीं? नहीं, आप, मैं क्या कह रहा हूँ, आप देखिए दोनों जगह के वोटिंग परसेंटेज का अंतर समझिए। सत्ता पर देखिए, वहां सहारनपुर में जो स्थिति है, रामपुर में दूसरी स्थिति है। अब नीरज जी ने बड़ी अच्छी स्थिति बताया कि रामपुर में जो प्रत्याशी समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी लड़ रहा था, वो आखिरी दौर पे बदल गया, फिर दूसरा प्रत्याशी आ गया, फिर तीसरा प्रत्याशी आ गया। तो ये जो जनता के बीच में कंफ्यूजन था, बोले यार जो आदमी अपना प्रत्याशी नहीं खड़ा कर सकता उसके लिए वोट डालने क्या जाएंगे, घर में बैठो। जीत कौन रहा है? भाजपा जीत रही है। कह रहे ठीक है भाई। तो ऐसा ही बहुत सारी जगह हुआ है कि जो इनके, देखिए इनके प्रचार प्रचार में बहुत सारे लोग अखिलेश यादव जी को ये नहीं समझ पाए कि ये कांग्रेस के साथ है या कांग्रेस अखिलेश यादव जी के साथ है। और बहुजन समाज पार्टी, उन्होंने भी अपने एक वोट प्रतिशत को अपनी, अच्छा ठीक है चंद्रभूषण जी, लेकिन ऐसा तो आपने कैसरगंज में आपने कौन सा प्रत्याशी दे दिया? अभी आप इसका मैं जवाब लें। नीरज राय जी अपनी बात रखिएगा। जी जी जी, कैसरगंज में देखिए अब प्रत्याशी आ जाएगा, क्योंकि देखिए चंद्रभूषण भाई, जो आपने सही मानता हूं कि विश्व की नंबर 1 पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन आप आत्मविश्वास को लेकर जो चले हैं, मैं कुछ प्रदेशों की सीटों पे बात कर रहा हूं, शुरुआत उत्तर प्रदेश से ही कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश की 30 से 34 ऐसी सीटें हैं जो भाजपा के लिए गले की फांस बन गई हैं। अगर आप समय अभाव है, नहीं तो मैं एक एक सीट समीकरण के साथ बताऊंगा। दिल्ली की सीट हो या आपकी 10 सीटें यहाँ के हरियाणा की हो, पंजाब में तो आप हैं नहीं, 48 महाराष्ट्र की सीटें हैं, जिससे कि आप ही की नवनीत राणा ने भाषण भी दिया है कि मोदी लहर कहाँ है। अगर होती मोदी लहर तो मैं 2019 में चुनाव नहीं आ रहा हूँ आपकी बातों पे, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप का नहीं है या विश्लेषण का है। आप बोलिएगा इस पे।
और आपका बिहार में वोटिंग परसेंटेज 48 से 49% होना वहां भी बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। और जमुई और गया दोनों सीट भारतीय जनता पार्टी हार रही है, क्योंकि मैं अखबारों के दम पे नहीं बोलता हूं, पूरे देश में मैं बताऊंगा। और यही है कि 39 सीटें जो तमिलनाडु की है, 2 से 3 सीट आपकी संभावना है, वहां पे अन्नामलाई की मेहनत है। लेकिन दुर्भाग्य है कि वहां पे द्रविडियन को लेकर आप ओबीसी का समझाना शुरू कर दिए हैं। 2-3 सीटें और पीएमके के साथ जो आपके गठबंधन है, 3 से 4 सीट भाजपा वहां पे रहेगी, लेकिन नुकसान उसको कहां हो रहा है यह देखिए। बंगाल में आप जो 18 में से 6 या 7 सीट पे रहेंगे, 1-2 कम ही होगी, ज्यादा नहीं होगी। बिहार में अगर आप 10 सीट भी हारते हैं तो वहां पे आप कहीं भरपाई नहीं कर पाएंगे। दक्षिण में जाके वहां की 8 सीटों पे आप 5 पे नहीं जीते हैं। जहां पर नीरज जी, जहां पर अभी चुनाव हुआ नहीं है, वहां का विश्लेषण आप वोट करके नहीं, जब तक वोट ना पड़ जाए हम जमुई और गया का चुनाव हो गया है। जम्मू देखिए, हम लोग जो है जो आप देखिए, आप जो चुनाव नहीं हुआ है, लेकिन आप लोग क्या करते हैं, आप लोगों का क्या होता है कि सर्वे आया है कि हम 400 पार हो गए हैं, तो उसी हिसाब से जो सर्वे आता है, तो एक राजनीतिक दिमाग हम लोग भी रखते हैं, जहाँ की ग्रास रूट से सर्वे किया जाता है। चंद्रभूषण भाई, आप ही की तरह हम भी जमीन पे ही रहते हैं और हमारा किसी से विरोध नहीं है। मैंने कहा ना कि समाजवादी पार्टी ने गलती किया रामपुर में, लेकिन आपने उससे भी बड़ी गलती किया था। इसको लेके चुनाव के समय में चुनावी कार्ड खेल के चौधरी साहब को भारत रत्न देके, संविधान के हिसाब से प्रदेश में साल भर में 3 ही लोगों को दिया जाता है, लेकिन 5 को दिया गया, तो वह कार्ड बहुत हुआ। उत्तर प्रदेश में आज का ये मुद्दा नहीं है। आप समझिए, यदि आप जिस पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, वहाँ चौधरी साहब का कुछ वजूद है क्या? चौधरी साहब देश के नेता रहे और पश्चिम उत्तर प्रदेश से। चलिए, बहुत कम शब्दों में चंद्रभूषण जी, समय मेरे पास नहीं है ज्यादा जी। मैं थोड़ा सा जवाब दे दूं, मैं जो जवाब दूं, बिल्कुल आपने सही कहा चंद्रभूषण भाई। चौधरी साहब देश के नेता थे, लेकिन आप किसी को सम्मान तब दीजिए उसके आदर्शों का पालन करिए। नीरज राय जी, इस पर फिर कभी बात करेंगे, समय मेरे पास नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद मैं आप सभी का देना चाहूंगी। दारा सिंह जी, जयकरण जी, चंद्रभूषण जी और नीरज जी, बहुत बहुत धन्यवाद जोड़ने के लिए। तो जिस तरह से उत्तर प्रदेश में हुए मतदान के बाद मत प्रतिशत को लेकर अब अलग अलग राजनीतिक दलों की तरफ से अलग अलग तरह की राय निकलकर सामने आ रही है, लेकिन वाकई में ये मत प्रतिशत किस लिए कम हुआ है, किसके लिए खतरे की घंटी है, ये तो 4 जून को आने वाले नतीजे ही बताएंगे। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।